बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका चैप्टर नंबर है 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो इस चैप्टर से संबंधित बच्चों जो टॉप 10 क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और इनमें से आपके एग्जाम में आने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चंस के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे, आपको चैप्टर के क्वेश्चन समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन, तो आपके चैप्टर में एक शब्द है जिसका नाम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और इसको स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए या फिर कौन से कारण हैं, ये चीज आपको समझानी है। ये 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे देखते हैं कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश यानी कि कॉलोनी स्थापित करना। ये तो हो गई एक परिभाषा। अगर इसे आप नॉर्मल शब्दों में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, एक देश के द्वारा दूसरे देश पर राज करना उपनिवेशवाद कहलाता है। वह देश जो गुलाम बनता है उस पर शासन करने वाले देश का प्रभुत्व होता है। मान लीजिए कि ये ए देश है, इस ए देश ने बी को क्या कर लिया है, अपना गुलाम बना लिया है। तो क्या होगा, ये देश जो है, ठीक है, ए क्या है, ये इस पे राज कर रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, उपनिवेशवाद। ठीक है, लगभग 18वीं सदी में फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ऐसे कई देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने छोटे छोटे उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, यानी कि कॉलोनी स्थापित करना शुरू कर दिया एवं उनको अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। किसके लिए, अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो उपनिवेशवाद क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे उपनिवेशवाद के कारण और कदम। उपनिवेशवाद के कारण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये यूरोपीय लोग जहां कुछ तो खोज और कुछ व्यापार स्थापित के उद्देश्य से आए थे, अर्थात अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में जो यूरोपीय लोग थे वो ज्यादातर जो थे वो खास करके खोज करने के लिए और व्यापार के उद्देश्य से आए थे। परंतु इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है अगर हम अपने उपनिवेश बसा देते हैं तो हमें यहाँ पे मुनाफे अधिक मिल सकते हैं। तो इन देशों की प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी, जैसे कि धातु, लकड़ी, मसाले, कपड़े, अनाज। इन सभी वस्तुओं को देखकर ये जो यूरोपीय लोग आए थे, इन्होंने क्या किया, अपने उपनिवेश कहाँ पे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया में बसाने शुरू कर दिए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी, जैसे कि लकड़ी, मसाले, ये सभी यहाँ पे ज्यादा मिलते थे। अब कदम कौन कौन से उठाए गए, तो सबसे पहला है कि व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, यानी जो कंपनियां थी उन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। अगला है स्थानीय शासकों को हराया, जो छोटे छोटे स्थानीय शासक थे उनको हराकर स्वयं राज करने लगे एवं राज करने के बाद जो इलाका था उसका भी इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भू स्वामित्व से कर वसूलते रहे, अर्थात जिन लोगों को स्थानीय शासकों मतलब शासकों के द्वारा जिन्हें हराया गया था, स्थानीय शासकों को, उन्होंने क्या किया कि जो प्रथा वो चला रहे थे, कौन सी प्रथा, कि भूस्वामियों से कर वसूलना, ये प्रथा उन्होंने जारी की, क्योंकि इससे यूरोपीय लोग जो थे उन्हें मुनाफा हो रहा था। बाद में क्या किया, उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई एवं बड़े बड़े बागान स्थापित किए। तो उपनिवेशवाद बसाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। तो आपको समझ में आ गया उपनिवेशवाद बसाने के कारण और उठाए गए कदम। ये 4 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में बताएं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछेगा कि मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो इस तरह से दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मूल निवासी होता कौन है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेटिव। नेटिव जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, अर्थात ये जो ए व्यक्ति है वो जिस एरिया में रहता है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट एरिया में रहता है, यहीं पे उसका अगर जन्म हुआ है तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये नेटिव है। तो अब इससे समझते हैं उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह शब्द जो था, ठीक है, पद नहीं शब्द है, यह शब्द यूरोपीय लोगों के द्वारा उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए उपयोग किया जाता था, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने जो अपने उपनिवेश बसाए थे और जो इनके गुलाम हुआ करते थे उन्हें कहते थे, ये क्या कहते थे, नेटिव। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए, अर्थात उत्तरी अमेरिका में ये जो मूल बाशिंदे थे ये आज वर्तमान से लगभग 30,000 साल पहले आए थे। कहां से,
बेरिंग स्ट्रेट के आर पार पहले जो भूमि सेतु का रास्ता था, एशिया से ये आए थे एवं 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक भूमिका बन रही है धीरे धीरे। अब देखिए जो खासकर जो विशेषताएं हैं उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों के बारे में, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे दी हुई है, ये रही, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये लोग जो थे वो नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में रहते थे, यानी कि ये नदी घाटी के पास आसपास इन एरिया में ये रहा करते थे। ठीक है, वे मछली और मांस खाते थे, अर्थात मछली और मांस ये अधिकतर खाते थे, और जो सब्जियां थी उसमें मकई ज्यादा उगाया करते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे, अर्थात आपको पता है कि पहले जो था हथियार वगैरह कुछ ज्यादा नहीं थे, तो शिकार की तलाश में इन्हें अधिक दूरी तक यात्रा जंगलों की करनी पड़ती थी। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी कि उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते थे। अर्थात मैंने आपको बताया ना कि ये लंबी दूर की यात्रा करते थे, तो ये एक खास करके एक कह सकते हैं जानवर है जिसका नाम है बाइसन यानी कि जंगली भैंस, इसकी तलाश करते थे। ये जो लोग थे ये घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, अर्थात ये जो उत्तरी अमेरिका के लोग थे, ठीक है, ये क्या करते थे, घोड़ों को कहां से खरीदते थे, स्पेनी आबादकारों से, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। अर्थात देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये लोग व्यापार क्या करते थे, ये घोड़े जो थे ये घोड़े मतलब अपने पकड़ते थे और क्या करते थे, स्पेनी लोगों को बेच देते थे। ठीक है, लेकिन ये जानवर वही मारते थे जितने की ये खा सके। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई उत्तरी अमेरिका के मूल बासिंदों की जो विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों के बारे में बताएं, मूलवासियों का रहन सहन, खान पान की विशेषता, ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, मूलवासियों की परंपरागत विशेषताएं क्या है। ठीक है, जो मूलवासी थे इनकी परंपरागत विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली है उनके पास जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं होता था। अर्थात हालांकि इन सभी के पास जो थी वो जमीनें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी ये लोग कहते थे कि हमें इन जमीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास नियंत्रण का कोई मुद्दा ही नहीं होता था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे, उससे मिलने वाले भोजन से संतुष्ट थे, यानी कि ये अपनी खेती वगैरह जो करते थे उससे जो भोजन मिलता था उसी से खुश रहते थे। ये ऐसा नहीं कहते थे कि भाई ये मेरी जमीन है मैं इस पे ये करूंगा फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। ये जो थे बस उससे भोजन उगाया करते थे और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद है औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना, यानी कि ये जो लोग थे मूलवासी थे ये औपचारिक संबंध आपस में स्थापित करते थे, किसके द्वारा, दोस्तियों को बढ़ाकर, उपहारों को एक दूसरे को देकर। जब त्योहार वगैरह आते थे ये लोग क्या करते थे कि चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पे मिल जाती थी, अर्थात उनकी जो कह सकते हैं नेसेसरी यानी कि जो जरूरत की चीजें थी वो लोग खरीदते नहीं थे बल्कि उन्हें उपहार में ही मिल जाती थी। ठीक है, भाषाएं तो अनेक बोली जाती थी लेकिन लिखी हुई एक भी नहीं मिली, अर्थात जो भाषाएं थी इन मूल निवासियों के द्वारा काफी बोली जाती थी लेकिन इनकी कोई एक लिखी हुई भाषा हमें देखने को नहीं मिली अभी तक। हाँ, हालांकि ऐसा जरूर है कि ये लोग बहुत ज्ञानी जरूर थे, लेकिन किस रूप में ज्ञानी थे, ये लोग धरती को पढ़ सकते थे। कैसे, कि भाई जलवायु कैसी होने वाली है, तूफान कब आने वाला है, वर्षा कब होने वाली है, भूकंप आने वाला है, भूकंप की मतलब इससे क्या हानि होने वाली, ये सारी जो चीजें थी ये लोग पढ़ सकते थे। अब इसमें एक समुदाय का नाम है होपी समुदाय, ये कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हुआ करते थे। ठीक है, होपी समुदाय कौन थे, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी समुदाय। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, मूलवासियों की जो परंपरागत विशेषताएं हैं वो क्या है। बच्चों आपको अगर अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे देखते हैं, अगला बहुत जरूरी प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति हमें समझानी है, तो सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में समझिए। इसका विस्तार जो है वो उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक ये फैला हुआ। ठीक है, इसके पश्चिमी क्षेत्र की हम बात कर लें तो पश्चिमी क्षेत्र में इसके पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला है जैसे कि अरिजोना और नोवाडा। ठीक है, फिर है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र जो है यहाँ पे मैदानी इलाके हैं और झीलें हैं, ठीक है, जैसे कि मिसिसिपी और ओहियो, अपाचलियां पर्वत की घाटियां हैं छोटी छोटी। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिको कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है, अर्थात
जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में कौन, मैक्सिको, कनाडा, इसका जो 40% एरिया है वो किसका है, जंगल का। तो हम कह सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र अधिकतर जंगल है। यहाँ पे खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो खनिज संसाधन जो है उसमें तेल, गैस एवं जो अन्य खनिज संसाधन है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योग है। एक तो देखिए क्या चीज है कि यहाँ पे तेल अधिक मात्रा में है, गैस अधिक मात्रा में, अन्य खनिज संसाधन भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अमेरिका में और कनाडा में बड़े बड़े उद्योग भी हमें देखने को मिलते हैं। कृषि की अगर हम बात करें तो कनाडा में कृषि, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, जिसमें से गेहूं, मकई, फल और मत्स्य उद्योग, ठीक है, मत्स्य उद्योग, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के विस्तार के बारे में आप क्या क्या रखेंगे, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक। पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें बहुत सारे पहाड़ है, जिसमें अरिजोना और नोवाडा आप लिखेंगे। पूर्वी क्षेत्र जो है इसमें ग्रेट मतलब बहुत सारे मैदानी इलाके हैं, झीलें हैं। दक्षिणी क्षेत्र में अधिकतर हिस्सा जो है वो जंगली हिस्सा है। खनिज संसाधन में बहुत सारे खनिज है, बड़े बड़े उद्योग हैं। कृषि कनाडा में अधिकतर होती है गेहूं, मकई, फल एवं मत्स्य उद्योग, ये अधिक मात्रा में इनका जो है यहाँ पर कृषि की जाती है। तो उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में ये सारी चीजें आप लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के व्यापार का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसा पूछा जाएगा कि जब यूरोपीय लोग अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आए थे तब उन्होंने किस चीज का व्यापार आदान प्रदान करना शुरू किया। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका का व्यापार, 17वीं सदी में यूरोपीय उत्तरी अमेरिका पहुंचे। ठीक है, यानी कि यूरोपीय व्यापारी जो थे वो उत्तरी अमेरिका कब पहुंचे, 17वीं सदी में। ये यूरोपीय लोग जो थे वो मछली, रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। अर्थात ये जो लोग थे वो मछली के व्यापार के लिए और रोएदार जो खाल होती है उसके व्यापार के लिए आए थे। हस्तशिल्पों का आदान प्रदान जो किसी खास कबीले से ही बनते थे। अर्थात एक तो देखिए किसके लिए, मछली, रोएदार खाल और हस्तशिल्प, जो कोई एक खास कबीला होता था वही बनाया करता था। ऐसे पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे। अर्थात ये जो यूरोपीय लोग जो थे वो देखिए किस किस के व्यापार के लिए आए थे, मछली, रोएदार खाल, हस्तशिल्प जो किसी खास कबीले में बनाए जाते थे, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे। अब ये जो लोग थे यूरोपीय लोग, ये व्यापार के बदले में स्थानीय लोगों को क्या देते थे, तो यूरोपीय लोग स्थानीय लोगों को कंबल, लोहे के बर्तन, शिकार के लिए बंदूकें और शराब दिया करते थे। और आपको पता है कि जिस व्यक्ति को शराब की लत लग गई वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, एक तरह से ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यही कुछ हुआ उत्तरी अमेरिका में। शराब की लत ने यूरोपीय लोगों को अमेरिकी लोगों पर व्यापार थोपने में मदद की। अर्थात जब लोगों को शराब का नशा होने लगा तो उसको लोग एडिक्ट हो गए। जब आपको चीज पता है कि एडिक्ट हो जाते हो आप, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता बर्बाद होने से। तो यही चीज उत्तरी अमेरिका में हुई। तो अमेरिकी लोग जो थे वो शराब के आदी हो गए और इसी शराब की लत ने यूरोपीय लोगों को अमेरिका पर व्यापार थोपने में बहुत मदद की। तो यूरोपीय लोगों के बीच और अमेरिकी के बीच, मतलब यूरोपीय लोग जो अमेरिका आए थे उन्होंने किस तरह का व्यापार किया, कैसे व्यापार को थोपा, क्या आदान प्रदान होता था, किस लिए आए थे, ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अमेरिकी के संबंध में फ्रंटियर से आप क्या समझते हैं। तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर, सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं सदी के अंत में अस्तित्व में आया। हमें पता है कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका जो था अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अमेरिका जो था इसने क्या किया, अपने एरिया के पश्चिम की ओर इसने बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। अमेरिकी जो लोग थे इनके लिए फ्रंटियर शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ था पश्चिम की ओर बढ़ना। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर मतलब कि देखिए ये जो अमेरिकी लोग थे ये जब पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे तो इन्होंने इसको नाम दिया फ्रंटियर। अब इनकी जो पश्चिम की ओर बढ़ने की जो सीमा थी वो खिसकती चली गई। कैसे खिसकती चली गई कि ये लोग जो व्यापार करते चले गए, युद्ध करते चले गए, अपनी कॉलोनी उपनिवेशवाद बसाते चले गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने विस्तार के लिए क्षेत्रों को खरीदा, युद्ध दोनों का ही सहारा लिया।
क्षेत्रों को खरीदते समय व बेचते समय वहां के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। यानी कि अपने ही देश में, ठीक है, अपने ही महाद्वीप में, अपने ही देश में क्षेत्रों को खरीदने के लिए, उन्हें बेचने के लिए वहां पर जो रहने वाले लोग थे उनकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा देश है, हम किधर भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से तानाशाही के जरिए क्षेत्रों को खरीदकर एवं युद्ध भी किया गया। इन दोनों के तरीकों के द्वारा ही ये जो फ्रंटियर था ये कहां चलता गया? पश्चिम की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर के खिसकने के साथ साथ वहां के स्थानीय सरहद वासियों के पीछे की तरफ खिसकने हेतु विवश किया गया। अर्थात जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर ये खिसकने लगी, वैसे वैसे वहां के जो स्थानीय सरहदवासी थे उन्हें भी पीछे की तरफ हटने के लिए विवश किया गया, यानी कि फ्रंटियर की तरफ बढ़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। तो फ्रंटियर के लिए क्या मायने हैं? जब संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ उसके बाद इसने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फ्रंटियर से क्या अभिप्राय है? पश्चिम की ओर बढ़ना। पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया? क्षेत्रों को खरीदा, युद्ध इन दोनों का सहारा लिया। खरीदते समय मूल निवासियों की स्वीकृति लेना इन्होंने आवश्यक नहीं समझा, कम दाम दिए, युद्ध किया और अपने देश का विस्तार अधिक करने लगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 7 में पूछा गया है 17वीं सदी में, ठीक है, 17वीं सदी में अमेरिकी भूदृश्य में जो बदलाव आया है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, एक तो 18वीं सदी थी, उसके बाद है सॉरी 17वीं नहीं 19वीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को ही 17वीं पढ़ने लगा था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 19वीं सदी में जो अमेरिकी भूदृश्य है इसमें बदलाव आया उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए क्या हुआ कि जब ये फ्रंटियर खिसकता चला गया, अब ये बात है फ्रंटियर के एक तरह से पूर्ण स्थापित होने के बाद की। तो देखिए धीरे धीरे यूरोपीय लोग जंगलों को साफ करके वहां रहने लगे, जिसके लिए उन्होंने लोहे के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था। ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ जो अप्रवासी आए थे, ब्रिटेन और फ्रांस से जो अप्रवासी आए थे, ऐसे अप्रवासी जो छोटे बेटे थे, ब्रिटेन में ऐसे प्रवासी जो छोटे बेटे थे, और आपको पता है कि संपत्ति के उत्तराधिकारी हमेशा बड़े बेटे थे उस दौरान, 17वीं 18वीं और 19वीं सदी के दौरान। ठीक है, तो ये छोटे बेटे थे, ये उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, तो इसी वजह से वे अमेरिका में अपना मालिकाना हक बनाना चाहते थे। ये लोग जो थे ये ऐसी फसलें उगाना चाहते थे जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी और उन्हीं को यूरोप भेजकर मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बाशिंदों को बेदखल करना ये गलत नहीं समझते थे। अर्थात ये जो लोग थे, यूरोपीय लोग जो थे आए थे, ये हमेशा से इनकी एक राय रही है कि भाई हम जो है मूल निवासियों को बेदखल करना गलत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार मूल बाशिंदे जो थे वो जमीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ अपने खाने के लिए उस पर निर्भर रहते हैं, बल्कि उस जमीन का उपयोग करके वो ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि पोलैंड से आए हुए लोगों ने प्रेरी चरागाहों को कम कीमत पर अधिक मात्रा में खरीद लिया। अर्थात पोलैंड से जो लोग आए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो प्रेरी चरागाह थे इनको खरीदा कम कीमत में और अधिक मात्रा में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जलवायु के परिवर्तन की वजह से अनेक दासों की मृत्यु हो गई एवं बागान मालिकों ने अफ्रीकी देशों से इन दासों को मंगवाना शुरू कर दिया। यानी कि आपको पता है कि जब जलवायु परिवर्तन होता है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते, तो सिंपल सी बात है उनकी मृत्यु होना तो तय है, और दास है तो दास की स्थिति वैसे भी खराब होती है, तो इसलिए क्या हुआ कि दासों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या किया, बागान मालिक जो फैक्ट्री मालिक थे इन्होंने क्या किया, अफ्रीकी देशों से दास को मंगवाना शुरू कर दिया। 1873 में कटीले जो तार थे, कटीले तारों की खोज के बाद फसल पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाई। ठीक है, तो 19वीं सदी में अमेरिकी भूदृश्य में कुछ इस तरह का बदलाव हमें देखने को मिला। ठीक है, भूदृश्य यानी कि भूमि से संबंधित क्या बदलाव देखा? यूरोपीय लोग आए, लोहे के औजार का प्रयोग करके जमीन साफ करके रहने लगे। कुछ अप्रवासी जो छोटे बेटे होने के कारण उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। ऐसी फसलें उगाते थे जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी और मुनाफा कमाना चाहते थे। पोलैंड के लोगों ने प्रेरी चरागाहों की कम कीमत पर अधिक क्षेत्र को खरीद लिया, वहां पे कृषि करने लगे, खेती करने लगे। और ये लोग जो थे वो मूल्यवासियों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूल्यवासी जो है वो जमीन का उपयोग करना सही रूप से नहीं जानते हैं। और फिर 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद उनकी फसलें पूर्ण तरीके से सुरक्षित हो पाई। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इस चैप्टर के बच्चों यही जो है वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनेगी बच्चों आपकी 30 मिनट की, जिसमें आपको 8 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, अब स्थापित करने के लिए कदम और कारण कौन से थे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की विशेषताएं, उनके खान पान, उनके रहन सहन की विशेषताएं क्या थी। मूल निवासियों की परंपरा की जो परंपरागत विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने देखा। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इस चीज के बारे में हमने देखा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच व्यापार कैसा था, ये हमने जाना। और अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने हैं, ये चीज हमने समझी। एंड देन लास्ट 19वीं सदी में अमेरिकी भूदिश में जो बदलाव आया है उसको हमने देखा। एंड यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बच्चों हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूँ। खास करके बच्चों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।